हेलो बच्चों, नमस्कार। बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड 2024 को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण पेपर में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जिसका यह चौथा भाग है। इससे पिछले 1, 2, 3 भाग यूट्यूब पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भाग 4 की। पहला प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है। तो एक पराग कोश की अगर हम संरचना बनाते हैं तो उसकी संरचना कुछ ऐसे दिखाई देती है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये एक पराग कोश की संरचना है, जिसमें एक ये लघु बीजाणुधानी, एक ये लघु बीजाणुधानी, एक ये लघु बीजाणुधानी और एक ये लघु बीजाणुधानी। अब हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानियों की। तो संख्या गिनते हैं, एक ये लघु बीजाणुधानी होती है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो हमारे पास लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल हमारे पास लघु बीजाणुधानियों की संख्या हो गई 4। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन ए है लाइगेज, ऑप्शन बी है एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी है एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन डी है काइटिनेज। तो डीएनए खंडों को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है लाइगेज। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी और सी की, तो अगर हम एक डीएनए की संरचना बनाते हैं, एक डीएनए खंड की संरचना बनाते हैं, तो उसमें अगर बाहरी अस्तर को तोड़ते हैं, ये वाली बाहरी अस्तर, तो उसके लिए हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब डीएनए के मध्य खंड को जोड़ना हो बीच में, चाहे यहाँ से या फिर यहाँ से, तो उसके लिए हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। काइटिनेज किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है जो डीएनए में इस्तेमाल हो। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 3। बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बैसिलस बुल्गेरिस, बैसिलस थोरिंजिएसिस, बैसिलस टेट्राइट या बैसिलस सबटाइलिस। तो बीटी कपास आप लोगों ने सुना होगा, बीटी टमाटर आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें जीन का इस्तेमाल करके उस टमाटर में, आलू में या फिर आपके कपास के पौधों में सुधार किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके। तो आपका ऑप्शन है बैसिलस बुल्गेरिस, बैसिलस थोरिंजिएसिस, बैसिलस टेट्राइट, बैसिलस सबटाइलिस। तो बीटी का जो पूर्ण रूप या जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे कहते हैं बैसिलस थोरिंजिएसिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैसिलस थोरिंजिएसिस। अगला प्रश्न है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतरजातीय परजीविता, ऑप्शन बी है सहभोजिता, ऑप्शन सी है सहोपकारिता, ऑप्शन डी है स्पर्धा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहोपकारिता। यानी वह उपकार कर रहा है किसमें? उसके साथ रहने वालों पर। तो वह शब्द क्या कहलाता है? सहोपकारिता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है पुमंग, ऑप्शन बी है जायांग, ऑप्शन सी है गुरु बीजाणुधानी, ऑप्शन डी है परागण। ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, ये परागकण नहीं परागण लिखा है, यानी पॉलिनेशन लिखा है। तो नर जनन अंग का वो भाग पूछ रहा है, तो जायान एक मादा जनन अंग होता है, गुरु बीजाणुधानी मादा जनन अंग होता है, परागण न तो मादा जनन अंग है और न ही पुरुष जनन अंग है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुमंग। अगला प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है माँ के लिंग गुणसूत्र द्वारा, ऑप्शन बी है अंडाणु के माप के, ऑप्शन सी है शुक्राणु के माप से, ऑप्शन डी है पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा। बात करें हम लिंग गुणसूत्रों के बारे में, तो मादा का लिंग गुणसूत्र होता है XX, जबकि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है XY। तो जब भी निषेचन प्रक्रिया होती है तो XX से मिलता है तो पुत्री का निर्माण होता है, और XY से निषेचन करता है तो पुत्र का निर्माण होता है। इसलिए आपका मनुष्य में लिंग का निर्धारण पूर्व पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है दोनों में, ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग चिकित्सा और कृषि दोनों क्षेत्रों में यूज होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों में। अगला प्रश्न है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है, यानी किसके साथ वह सहचर्य के रूप में जीवन जीता है साथ साथ। ऑप्शन ए है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल और कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी है कवक और फंजाई। तो जो लाइकेन होता है वह शैवाल और कवक का सहचर्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंजाई। अगला प्रश्न है, निम्न गुणसूत्रीय विकार में से किसकी संख्या घटकर 45 हो जाती है। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। 3 गुणसूत्रीय विकार दिए हुए हैं, जिसमें से डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, बाकी सभी में वो 47 रहती है, यानी एक 46 से एक अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, पीसीआर का पूर्ण रूप होता है। पीसीआर का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए है पॉलीमर चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी है पेप्टाइड चेन रिएक्शन, ऑप्शन डी है प्रमोटर चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का पूर्ण रूप होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।